नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार से सेशन में। दोस्तों, इस वीडियो हम बायोलॉजी के पूरे 100 पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, एसएससी की भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें बेसिकली ग्रुप से बायोलॉजी पूछा जा रहा है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं हम बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, सारे पीवाईक्यू। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये कौन सी हो जाएगी? ये यकृत हो जाएगी, यानी लीवर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये हो जाएगी फीमर, जो कि जांग में होती है, जांग की हड्डी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये दोस्तों स्टेपेज हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न आ जाता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, ये प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न आ जाता है, सार्वभौमिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ये दोस्तों, ये ओ नेगेटिव को कहा जाता है। अगर आपसे जैसे ओ नेगेटिव ना दिया हो, ए लिखा हो, बी और ए बी और ओ लिखा हो, तो आप ओ में क्लिक करेंगे। ठीक है। अगर ठीक है, और ओ नेगेटिव को फॉर्मेट दिए हो तो ओ नेगेटिव आपको लगाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक रक्तग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट किसे कहा जाता है? ये ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं यानी कितने चैम्बर होते हैं? ये दोस्तों, ये 4 बताएंगे हम। ठीक है, कितने बताएंगे? 4। अगला प्रश्न आ जाता है, अगला, मानव शरीर में समानतः कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? ये 206 होती हैं, सब जानते हैं। ठीक है। अगला, अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ये हो जाएगी ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगी। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये हो जाएगी तंत्र कोशिका यानी न्यूरॉन हो जाएगी। अब अगला प्रश्न आ जाता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, ये हो जाएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है केंद्रक को यानी न्यूक्लियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? दोस्तों, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। दोस्तों, बता दूं कि दोस्तों, ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो ये समझ लो, इसमें आपको 1 या 2 नंबर तो देखने को 100% मिलेंगे, ये आपको स्वर्ग बता देता हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित लवक यानी क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? ये होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न आ जाता है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये हो जाएगी स्किन यानी त्वचा। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेट्स रोग होता है, ये आप सब जानते हैं। अगर आपसे विटामिन ए की कमी से पूछ ले तो रतन होता है। विटामिन बी1 की कमी से पूछ ले तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से पूछ ले तो इसकर भी होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछ ले कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन कौन सा जवाब देंगे? अब आप जवाब देंगे विटामिन के। ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, ये पहले ही आ चुके हैं, देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये स्कर भी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रतौंधी हो जाता है। कभी कभी इंग्लिश में भी लिख दिया आपसे कि नाइट ब्लाइंडनेस इसका नाम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ये होता है अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज द्वारा। आपको ध्यान करना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ये करता है गुर्दा यानी किडनी करता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? दोस्तों, ये प्लेटलेट्स होती हैं। और इन वो अगर आपसे पूछ ले, विटामिन पूछ ले, तो विटामिन के होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है? कौन हो जाएगी? ये मोनोसाइट हो जाएगी। कौन? मोनोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न आ जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 120 दिन, 120 डेज। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, ये शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक है। जो बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी होता है, तो ये उसकी रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। अगला प्रश्न है,
रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? ये अब प्रोटीन आ गया, तो प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? फाइब्रिनोजन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, क्योंकि एक भी आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है जो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? ग्राम में पूछा जा रहा है। लगभग 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो बताएंगे, ये हो जाएगा विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये हो जाएगी महाधमनी, जिसे कहती हैं ओरेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा, अगर आपसे सिरा पूछ ले कौन सी है, ये बेनकाबा हो जाएगी। ठीक, कौन हो जाएगी? बेनकाबा। अगला प्रश्न है, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? ये लंग्स यानी फेफड़े हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के एक फेफड़े में कितने लोब होते हैं? दोस्तों ये दाएं में 3 और बाएं में अगर आपसे पूछ ले 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों ये हीमोग्लोबिन करता है, ये आपको ध्यान करना है। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये दोस्तों हो जाएगा दांतों का जो इनेबल पार्ट होता है वो सबसे कठोर पार्ट होता है। अगला प्रश्न आ जाता है, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज जो आवश्यक है? दोस्तों ये कैल्शियम है, ये सब जानते हैं। इसमें बेसिकली रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट होता है। ठीक है, दांतों में। अगला प्रश्न है, ये पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ये मुख से प्रारंभ होती है, यानी माउथ से प्रारंभ होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, यानी 41, लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये आमाशय में होता है। आमाशय को क्या कहते हैं? स्टोमच कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये फीमर हो जाएगी, जो कहाँ होती है? जो जांग में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के ये हो जाएंगे 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं? ये होते हैं, अगर आपसे पूछ ले, और ये 46 होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अगर जोड़े में पूछ ले तो 23 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? ये एक्स और वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? सब जानती हैं, ये पी प्लांट था। ठीक है, मटर का पौधा। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ये कोशिका हो जाएगी। कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले कि जो कोई भी मतलब त्वचा होती है, कुछ होता है, ये सेल से मिलकर ही बना होता है, छोटे छोटे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछ ले, ये रॉबर्ट हुक ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, आपको स्किप नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था स्लाइडन और स्वान ने, आपको ध्यान करना है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत में नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है, यह किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था रुडोल्फ बिर्चो ने। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, डीएनए की द्विहेक्सल संरचना की खोज किसने की थी? ये की थी वाटसन और क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि, क्या पूछा गया है? बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि कौन सी हो? ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अगला प्रश्न आ जाता है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की, ये मधुमेह हो जाएगा, जिसे कहते हैं डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बेरी होता है। अगला प्रश्न आ जाता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, विटामिन K का मुख्य कार्य क्या है? ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन E का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या हो जाएगा विटामिन E का मुख्य कार्य? ये प्रजनन स्वास्थ्य एवं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कौन? विटामिन E। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 61 हो जाएगा, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये
एस्फेगनोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का समान तापमान कितना होता है? ये 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि ये पैरोटिड ग्रंथि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तंत्रिका, सबसे लंबी तंत्रिका ये साइटिक तंत्रिका हो जाएगी। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है ये सेरेबेलम। कौन सा? सेरेबेलम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये अंडाणु यानी ओवम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? ये शुक्राणु यानी स्पर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न आ जाता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक क्या कहलाता है? ये सब जानते हैं, क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, हरा वर्णक। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन किस प्रकार द्वारा बनाते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, CO2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर 100% देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया से बाहर निकाला जाता है? ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है, यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, परागकण यानी पॉलिनेशन क्या है? दोस्तों, ये परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? ये बीज यानी सीड में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, फल किस भाग से बनता है? ये अंडाशय से बनता है, यानी ओवरी से बनता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, आपको ध्यान करना है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ये तपेदिक यानी TB यानी ट्यूबरक्लोसिस के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है? ये किससे होता है? ये वायरस से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर होता है? ये होता है मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है, और वीडियो को चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? ये दोस्तों हो जाएगा मादा एडीज एडीज इजिप्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैजा यानी कोलेरो किस जीवाणु के कारण होता है? ये बिब्रो कोलेरी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? ये होता है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आ जाता है, तपेदिक यानी TB किस जीवाणु के कारण होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? ये संक्रमित कुत्ते या अन्य संक्रमित स्तनधारी के काटने से होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? दोस्तों, ये होता है HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्लीहा। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, मानव शरीर में प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी से संबंधित मुख्य कोशिकाएं कौन सी है? ये हो जाएंगी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, यानी कि जो हमारे शरीर की रक्षा करता है बैक्टीरिया वगैरह से, WBC हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ABO रक्त समूह प्रणाली कितने प्रकार की होती है? ये बेसिकली 4 प्रकार की होती है। कैसी? AB और O रक्त समूह होते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 91, क्लोनिंग द्वारा बनाया गया पहला स्तनधारी जीव कौन था? ये डॉली जो भेड़ थी वो बनाई गई थी क्लोनिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक्स मटेरियल क्या है? दोस्तों, ये DNA है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का स्थान कौन सा कोशिकांग है? ये हो जाएगा राइबोसोम। अगला प्रश्न है,
कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ये दोस्तों ये सब जानते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है एटीपी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कैल्शियम। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों ये कोलेजन प्रोटीन होता है। अब चलते हैं लास्ट में प्रश्न की तरफ। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था जीन बैसिस्ट लेमार्क तथा जी.आर. ट्रेविनिस मतलब किया था, और जो स्वतंत्र रूप से 1802 में किया था, यानी 1802 में किया जाता है। ठीक है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।